हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज देखिए। देश भर में किसानों का रेल रोको अभियान जारी है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। लगभग 1 घंटा बचा है। अब 3 घंटे 2 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इस रेल रोको अभियान को। रेलवे स्टेशन और पटरियों पर उतर गए हैं किसान, बैठे हुए हैं, धरना दे दिया है उन्होंने। अब रेल की पटरियों पर कृषि कानूनों को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। कह रहे कोशिश है सरकार पर दबाव बनाने की कि वो हमें सुने, हमें समझे और हमारे हित में फैसले ले, हमारे हक के फैसले करे। फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक में प्रदर्शन। टोहाना, जाखल, भिवानी, जींद में रोकी गई है ट्रेनें। प्रदेश की बात करें, अकेले हरियाणा में 80 जगहों पर ट्रेनों को रोका गया। रेलवे पटरियों पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये रेल रोको अभियान हम लगातार 3 घंटों से देख रहे हैं। अंबाला में पटरियों पर बैठे किसान। आज 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान की घोषणा किसानों ने पहले ही कर दी थी। यही वो वजह कि प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी के साथ डटा हुआ नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगहबानी है प्रशासन की। और जब हम बात रेल की करते हैं तो मेट्रो रेल को नहीं भूल सकते। दिल्ली मेट्रो की भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, पहले से ज्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। 4 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली, पंजाब और यूपी में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गाजियाबाद जंक्शन पर भी कड़ी सुरक्षा। कई जगहों पर जवान जो हैं वो 12 बजे से काफी पहले जा पहुंचे थे। और चूंकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, ITO या लाल किले का जो हमने 26 जनवरी की जो तस्वीरें देखी थी वो तस्वीरें ना दोहराए अपने आप को, ये कोशिश थी हमारे जवानों की तरफ से। GRP, CRPF, यही वो वजह है कि उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। शाम 4 बजे तक यह अभियान जारी रहेगा। 12 बजे किसानों का ये रेल रोको अभियान शुरू हुआ। 3 घंटे 4 मिनट हो चुके हैं इस अभियान को। पल पल की अपडेट आप इस बीच में देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान लगातार डटे हुए हैं। आंदोलन का आज 85वां दिन और इस 85वां दिन में हमने नित नए अभियान इनके देखे हैं। चक्का जाम के बाद पंचायतों का दौर, हालांकि महापंचायतों का दौर आज भी जारी है। आज भी हरियाणा में 2 जगह महापंचायतें। और अब किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल की तरफ भी जाएंगे। देश भर में इस तरह की महापंचायतें इनकी तरफ से आयोजित की जा रही हैं। और इसी बीच में इन्होंने अनाउंस कर दिया था रेल रोको अभियान। रेल रोको अभियान के तहत आज हम किसानों को पटरियों पर देख रहे हैं। हालांकि बहुत ही शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन जो यात्रियों का समय बर्बाद हुआ, 4 घंटे के लिए ट्रेनें जो बेपटरी हुई, इन ट्रेनों के पहिए थमे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी वाला जो गेंद है ये सरकार किसानों के पाले में फेंक देती है और किसान सरकार के पाले में, लेकिन इससे जवाबदेही तय नहीं होती। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसकी देखरेख किसको करना है? निसंदेह सरकार को। सरकार ने प्रशासनिक मुस्तैदी तो बढ़ाई कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, लेकिन जो रेल रोको अभियान हुआ जो लगातार 12 बजे से लेकर अब तक चल रहा है, 3 घंटे 5 मिनट से चल रहा है, इस बीच में इतना डिले जो ट्रेनें हुई हैं, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर सरकार को जरूर खुलकर बोलना चाहिए। बिहार में भी रेल रोको अभियान का असर दिख रहा है। पूरे देश में रेल रोको अभियान का असर दिख रहा है। जरा इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। कई जगहों पर तो किसानों ने लंगर लगा दिया है, यात्रियों को चाय पानी पिला रहे हैं, उनके भोजन का व्यवस्था उन्होंने किया हुआ है, उन्हें खाना खिला रहे हैं कि। और किसान ये भी कह रहे हैं कि हम यात्रियों को भोजन परोसने के साथ साथ अपनी तकलीफें भी उन्हें परोस रहे हैं कि आप देखिए, समझिए हमारी परेशानी क्या है। हम समझा रहे हैं लोगों को कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही, हम बहुत ज्यादा परेशान है, हमारे हित में फैसले नहीं ले रही, ये कहना है किसानों का। किसानों ने यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल करते हुए ये भी कहा कि अगर किसी की तबीयत इन 4 घंटों के भीतर खराब होती है तो हमारे पास गाड़ियां हैं, हम उन्हें तुरंत अस्पताल तक पहुंचाएंगे। तो ट्रैक्टर मार्च, कैंडल मार्च, मसाल जुलूस के बाद अब रेल रोको अभियान। स्वामीन्द्र हमारे साथ भाकियू से जुड़ गए हैं और संजीव भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूं। एक एक करके मैं आ रही हूं आपके पास। स्वामीन्द्र, रेल रोको अभियान हम लगातार देख रहे हैं। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ और 3 घंटे 7 मिनट से ये चल रहा है। जो कोशिश थी सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की, उसमें सफल होते देख रहे हैं आप किसानों को? जी अनामिका जी, सफलता असफलता ये बात का विषय है। मेन मकसद ये है कि सरकार के जो हम नींद है उसको खोलना चाहते हैं। सरकार पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद लिए बैठी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे पास संदेशा ये आया था मीडिया के माध्यम से, नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मात्र किसानों से एक कॉल की दूरी पर है। हाँ। ऐसे में अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे पास कोई संदेशा नहीं है, ना ही वो किसानों से वार्ता करना चाहते हैं। ऐसे में जो वो कहते हैं किसानों का आंदोलन पवित्र है, तो इस पवित्रता क्यों नहीं बनाते, क्यों पवित्रता को वो दूर करना चाहते हैं इस आंदोलन से। आज किसान जो है देखिए शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारत का जनमानस इस आंदोलन में टूट पड़ा है, सब लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। आप देख रहे हैं रेल यात्री जो यात्रा कर रहे हैं वे तक इस आंदोलन को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा अद्भुत आंदोलन हम पहली दफा देख रहे हैं कि जब रेल रोकी जाती है और लोगों को खाना पानी की व्यवस्था, उन्हें अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ दिए जा रहे हैं और उनकी सेवा तक की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है भाई आप हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं या नहीं, तो लोग बोलते हैं हम स्वेच्छा से शामिल हैं, हमें मालूम था कि आज रेल रोकी जाएगी तब भी हम यात्रा पर निकले क्योंकि हम देखना चाहते थे, हम सुनना चाहते थे किसानों की समस्या क्या है। और उन्हें पता है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से जो किसान को ही नुकसान नहीं होगा, इस देश के आम नागरिक को नुकसान होगा, देश में कालाबाजारी बढ़ जाएगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछने निकले हैं आज देश के अंदर किसान कि माननीय प्रधानमंत्री जी वो जो आपने 100 रेलें भारत में किसानों को दी थी जिसमें किसानों का माल जाएगा, वो रेलें कहां हैं? आज हमें एक भी पटरी के ऊपर वो रेल दौड़ती हुई नजर नहीं आई। हम ढूंढ रहे हैं वो किसानों की रेल कहां है, वो बुलेट ट्रेन कहां है जिसका आपने हमें सपना दिखाया था। भारत के नागरिक हमें बता रहे हैं, देश बता रहा है कि लगभग 70% से अधिक रेलें गायब हो चुकी हैं, रेल ट्रैक पर रेल ही नहीं है। आम आदमी का जो रथ कहा जाता था भारतीय रेल को, आज वो सरकार ने खुद रोकी हुई है और लोग इस बात की पूछ रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि सरकार जानबूझ को लोगों को यातायात का जो साधन है, सुलभ साधन है, आसानी से किया जाना साधन है, सरकार रोककर पूंजीपतियों को उस मुनाफे का हिस्सा बना रही है। बड़े रेलवे स्टेशन जो है सरकार ने पूंजीपतियों को बेच दिए हैं। आने वाले समय में रूट तक सरकार ने तय कर लिए, कौन से रूट पे अडानी बैठेगा, कौन से रूट पे अंबानी बैठेगा। तो भारत की जनता कहां बैठेगी? जब अडानी अंबानियों का देश हो जाएगा तो भारत के लोगों को क्या होगा? तो लोग परेशान हैं, लोग पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों से क्यों नहीं बात करते? आप बंगाल चले जाते हैं, आप असम चले जाते हैं, आप तमिलनाडु चले जाते हैं, 2-2 हजार किलोमीटर की आप यात्रा करते हैं, मात्र 20 किलोमीटर 2 कदम पर आपके किसान दिल्ली की दहलीज में बैठे हैं, दिल्ली दरबार में आए हुए हैं। आप उनकी समस्या क्यों नहीं सुनते? पर माननीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता का जो घमंड है, पूर्ण बहुमत की सरकार जो है वो उनको किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं करती कि आप किसानों से बात करें। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी द्वारा जानबूझकर इस आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है, ना कि इस आंदोलन का समाधान जो है देश की सरकार करना चाहती है। ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। संजीव भारद्वाज जी, क्या वाकई सरकार जानबूझकर आंदोलन को बढ़ा रही है? सरकार ऐसा क्यों करेगी? अनामिका जी, आप देखें कि शुरू से 2014 से जब से केंद्र सरकार ये सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने किसानों को आहिस्ता आहिस्ता हर चीज छीनने का और उन पर बोझ लादने का काम किया है। आप शुरू में ही देखें 12 जून 2014 को जो बोनस खरीद पे दिया जाता था किसान को, इन्होंने 12 जून 2014 को सभी राज्यों को आदेश करके वो बोनस खत्म करने की पहल की कि अगर कोई बोनस इस पे देगा खरीद पे तो उसकी खरीद केंद्र सरकार नहीं मानेगी। उसके बाद आप दूसरा स्टेप देखें, दिसंबर 2014 के अंदर ही इन्होंने जो 2013 में मुआवजा देने का दुगना तिगना जो पुरानी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने जो मुआवजा देना बढ़ाया था किसानों को, हाँ। उसको भी कम करने का अध्यादेश इन्होंने जारी कर दिया। वो भी राहुल गांधी जी के प्रयासों से इनको वापस लेना पड़ा। फिर आप देखें इन्होंने तीसरे नंबर पे बोला कि लागत का 50% मुनाफा जोड़ के आपको दिया जाएगा। 6 फरवरी 2015 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर ये कहा कि अगर 50% हम लागत में मुनाफा देंगे तो देश में महंगाई को
बाजार की हालत खराब हो जाएगी, महंगाई को बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से करते करते जब से ये सरकार सत्ता में आई है, किसानों के लिए दमनकारी नीतियां, आज आप देखें हर रोज डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड पे टैक्सेस रोज चेंज कर रहे हैं। तो अब भी ये कहते हैं, अब ये इनको अभी चैन नहीं आया, सब्र नहीं आया, अपनी दमनकारी नीतियां इनको कम लगी, तो अब ये 3 काले कानून ले आए। 3 काले कानूनों में जैसे ये स्वामी जी ने अभी आपको बताया, स्वामी इंद्र जी ने, कि किस तरह से ये दमनकारी नीतियां अपनी चला रहे हैं। आज किसानों के पास शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को, अपने दुखों को बताने का जरिया और क्या है। आज देखें पूरे संसार में सबसे शांति प्रिय ये आंदोलन चल रहा है, फिर भी केंद्र सरकार वाकई नींद में सोई हुई है। उसको बहुत जल्दी जागना चाहिए। इस आंदोलन का हर एक वर्ग को, हमारे देश के हर एक वर्ग को बहुत फर्क पड़ रहा है। स्वामी इंद्र, आप भी सुनिएगा, आप दोनों जिस नींद का, जिस कुंभकर्णी नींद का जिक्र कर रहे हैं, सरकार वैसी नींद में दिख नहीं रही है। हाँ, ये जरूर सच है कि आंदोलन बहुत लंबा हो गया है, और कितना लंबा होगा वो नहीं कह सकते, क्योंकि हाल फिलहाल इसका समाधान हमें नहीं नजर आ रहा है। समाधान को लेकर देरी हो रही है। नींद में इसलिए नहीं कह सकते कि सरकार लगातार बोल रही है। जैसे कि एक वाक्य का जिक्र, आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही हूँ, एक वाक्य का जिक्र स्वामी इंद्र ने किया कि पवित्र आंदोलन कहते हैं, 1 कॉल की दूरी पर है लेकिन नहीं आ रहे। पवित्र आंदोलन को परजीवियों का श्राप लग गया है, ये भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री ने। उन परजीवियों को आप समझ पाए कि नहीं कह रहे हैं वो? सरकार क्यों कह रही है भारद्वाज जी कि विपक्षी आंदोलन है ये राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, किसान नहीं है, क्यों कह रही है? अनामिका जी, मैं आपके माध्यम से ये बताऊं, क्या सरकार को, जहां 57% के लगभग पूरे देश की आबादी कृषि पर आधारित है, क्या सरकार को इस तरह के एक्शन, इस तरह की जिद उसी वर्ग से या उन्हीं लोगों से करनी चाहिए जिनकी वजह से और जिनके लिए वो सरकार में बैठे हैं? मेरा ये सीधा सा सत्ता में बैठे हुए लोगों से एक क्वेश्चन है। चलिए सर, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है, मैं दोबारा आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ स्वामी इंद्र लगातार बने हुए। स्वामी इंद्र, सरकार जो है बार बार कह रही है कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। किसान जो हैं, जो इन तीनों कृषि कानूनों को समझते हैं, वो आंदोलनरत नहीं है, और कुछ मुट्ठी भर किसान का जिक्र बार बार सरकार करती है। कहती है कि कुछ मुट्ठी भर जो हमारे किसान हैं वो इतने भोले भाले हैं जो इस षड्यंत्र में बरगलाए गए हैं। इसका जवाब, आंदोलन आज 85 दिन बूढ़ा हो गया है। 85 दिन के बाद भी अगर सरकार इसे राजनीतिक षड्यंत्र ही बता रही है, तो क्या आपको कहीं पर भी मन के किसी कोने में ये लगता है कि जब तक इसका जवाब नहीं दे दिया जाता सरकार को कि ये शुद्ध किसानी आंदोलन है, तब तक सरकार इस पर आगे नहीं बढ़ेगी? अनामिका जी, मैं बता देना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद इस आंदोलन में शामिल हुए थे। हाँ। जब उन्होंने कहा था कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, वो खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो खुद शामिल थे आंदोलन में। पर आज क्योंकि वो सत्ता में है, इसलिए उन्हें परजीवी लगता है। क्या वो उस समय परजीवी नहीं थे? क्या राजनाथ सिंह जी जब महेंद्र सिंह टिकैत को, जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, वो उनको मुख्यमंत्री निवास में बुलाया और कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप महान हैं, आप देवता स्वरूप हैं, और किसान जो है अन्नदाता है, वो मेरे राज्य में दुखी नहीं हो सकता? क्या वो परजीवी नहीं? जो समय रुकिए सर, आप अपनी बात पूरा कीजिएगा। कर रहे हैं, एक सेकंड सर, वास्तव में आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। एक खिड़की और बढ़ गई है इस डिबेट में। आप देख रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्सवालोक जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। आप रुकिए, बोलते रहिए। हाँ, बोलिए, कोई बात नहीं, मैंने मिलवा दिया, बीजेपी प्रवक्ता को मुखातिब कराना था, बोलिए। मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, पर आप देखिए आज क्या स्थिति है। खुद प्रधानमंत्री ये वादा करके आए थे सत्ता के अंदर कि जब मुझे भारत के लोग, मुझे भारत का किसान
देश की सत्ता देगा तो मैं देश के किसानों का पहले दिन ही कर्जा माफ करूंगा और स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। क्या उस समय प्रधानमंत्री परजीवी नहीं थे? क्या बीजेपी के तमाम नेता परजीवी नहीं थे? हरियाणा प्रदेश के जो आज अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये कपड़े उतार कर चिल्लाकर बोलते थे मर गए किसान, भूखे मर गए किसान, इन्हें एमएसपी का रेट मिलना चाहिए, समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, और जो किसी अनुसंधान केंद्र कहते हैं 2150 रुपए वो मिलना चाहिए गेहूं का रेट। क्या वो परजीवी नहीं थे? हरियाणा प्रदेश के जो सैनी हैं, क्या अपना नैब सिंह सैनी जी हैं जो आज सांसद हैं, वो कपड़े उतार के बोला करते थे, क्या वो परजीवी नहीं थे? परजीवी की परिभाषा तो वास्तव में अगर कोई देखी जाए तो बीजेपी पे लागू होती है। जब इनको सत्ता का लालच था, जब इन्हें सत्ता चाहिए थी, तब ये किसान की बात करते थे। अब इनको सत्ता मिल गई तो आप ये कॉर्पोरेट की बात करते हैं। भैया हम नहीं कहते आप किसान की बात करो, आप देश की क्यों नहीं बात करते? जब देश के अंदर तेल महंगा हुआ था तो आप बोलते थे क्या भारत के लोगों को 35 रुपए लीटर तेल नहीं चाहिए? हाँ, आज भी 35 रुपए लीटर तेल आप देते हैं, पर साथ वाले देशों को आप बांग्लादेश को 35 रुपए लीटर तेल भेजने का काम करते हैं, आप नेपाल को 35 रुपए लीटर तेल भेजने का काम करते हैं, पर हरियाणा भारत के किसान और कमेरे को, इस देश के मेहनतकश लोगों को आप 100 रुपए लीटर तेल देने का काम करते हैं। तो परजीवी तो वास्तव में अगर देखा जाए तो केंद्र की बीजेपी की सरकार है। ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं लूंगी आलोक वत्स से, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर पहुंचा रहे हिसार से। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, हिसार से बड़ी खबर। सरकार पर बरसे राकेश टिकैत और गुरनाम चुड़ूनी, जमकर वार किए, कई शब्द बाण चलाए। जरूरत पड़ी तो एक फसल को आग लगा देंगे, पर लड़ाई जीतेंगे, ये कहा है, बड़ा बयान दिया है। किसानों पर गुंडों से हमला करवा रही बीजेपी, ये चुड़ूनी ने कहा है, गुरनाम चुड़ूनी का बयान कि गुंडों से हमला करवा रही है बीजेपी। जब तक कृषि कानून वापस नहीं तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हिसार से बड़ी खबर, मंच से यह आह्वान किया है, मंच से यह बयान दिया है राकेश टिकैत ने और गुरनाम चुड़ूनी ने। सरकार पर एक के बाद एक कई निशाना साधा, कई बार किए, कहा कि जरूरत पड़ेगी तो एक फसल को आग लगा देंगे। गुरनाम चुड़ूनी ने कहा कि किसानों पर गुंडों से हमला करवा रही है बीजेपी। या महापंचायतों में जो ये मंच से कहा जा रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हिसार में इस वक्त महापंचायत चल रही है, वहां से ये बड़ी खबर, यह आंदोलन अपडेट निकलकर सामने आया है। लौट रही हूँ पैनल के पास, आलोक वत्स, जो गुरनाम चुड़ूनी और जो राकेश टिकैत कह रहे हैं मंच से कि गुंडों से हमला करवा रही है बीजेपी, इस पर भी एक फसल को जरूरत पड़ी तो आग लगा देंगे, लेकिन लड़ाई जारी रहेगा, इस पर भी, और जो स्वामी इंद्र कह रहे हैं उस पर भी, एक साथ जवाब दे दीजिए। ये सब बनावटी बातें बोल रहे हैं ये लोग। कोई गुंडे से हमला नहीं करवाया जा रहा, इनकी भीड़ घट रही है तो ये इस तरीके की बयान दे रहे हैं जिससे कि आदमी को उद्वेलित करें और भीड़ को वापस इकट्ठा करें। और रही बात आंदोलन की, तो ये हिंदुस्तान के किसान का आंदोलन नहीं है, ये तो एक मुट्ठी भर लोग पंजाब और ईस्टर्न यूपी के कुछ पॉकेट के लोग हैं बस। कहाँ है बिहार में कोई आंदोलन किसान का? कहाँ है उड़ीसा में आंदोलन? कहाँ है आसाम में आंदोलन? कहाँ है महाराष्ट्र में आंदोलन? कहाँ है मद्रास में आंदोलन? कहाँ है कर्नाटक में आंदोलन? क्या वो किसान नहीं है? यही लोग किसान है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब का किसान एक बड़ा पॉकेट है जहां से हमें राइस और व्हीट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये लोग दूसरी ताकतों के द्वारा फाइनेंस जबरदस्ती बैठाए हुए लोग हैं। जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन चला था और वहां पर बिरयानी बट रही थी और पैसे दिए जा रहे थे, यहां भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाहर के कुछ तत्वों से फाइनेंस करके और ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जब फ्री मार्केट मिला है तो महाराष्ट्र से और नागपुर से यहाँ कितनी सामान दिल्ली में आई है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला है, वो बहुत खुश है इससे, उनके प्राइस में बहुत इजाफा हुआ है। और ये लोग कह रहे हैं गुंडे से पिटवा रहे हैं। क्या सबूत है गुंडे से पिटवाने का? कौन सा वीडियो में आपने देखा है कि बीजेपी के गुंडे पीट रहे हैं? ये और जो विपक्षी दल के कुछ पार्टियां हैं जो बिल्कुल मरनासन है, उनको कहीं से एक संजीवनी बूटी चाहिए राजनीतिक फील्ड में वापस आने की, वो लोग इनको हवा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। कौन है मरनासन? कौन है मरनासन? मरनासन कांग्रेस मरनासन है। अच्छा, लेफ्ट पार्टी मरनासन है। हाँ, कहाँ है वो लोग नेशनल सीन पे?
जो नेशनल पार्टी हुआ करती थी वो 44 पे सिमट के रह गई है। भारद्वाज जी आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, रुकिए स्वामींद्र, आ रही हूँ। हाँ, आज आप ही लोग बोल रहे हैं सर रेल की पटरियों पर बैठकर, थोड़ा धीरे से रखिए। आ रही हूँ अनामिका जी। हाँ अनामिका जी, जी, बात ये है, मेरे साथी प्रवक्ता आलोक वत्स ने जो कहा है, ये ऐसा ही व्यवहार अगर करते रहेंगे तो मरणासन पे कौन होगा कौन नहीं होगा, ये वक्त आप इनको बता देगा। किस तरह से ये पार्टी ये भूल गए हैं कि देश की आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस का या और पार्टीज का क्या योगदान रहा है। ये भ्रम के अंदर, भ्रम की राजनीति फैलाने के अंदर, या ये अहंकारी होके इस तरह की बातें कर रहे। पूरा देश इन कानूनों से इफेक्टेड है, और जो किसानों के साथ इन्होंने 2014 से 2021 तक किया है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब रही सही कसर ये 3 कानून, काले कानून लाने के बाद की, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कल म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन पंजाब में हुए थे, अब आहिस्ता जो 2021 और 2022 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जनता इनको स्वयं बता देगी। अगर चलिए मैं आपकी बात का जवाब लूंगी स्वामींद्र, मैं आप ही के पास लौट रही हूं जवाब बाद में, लेकिन उससे पहले जरा सोनीपत रेलवे स्टेशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, वो जायजा देखिए आप। वक्त हम सोनीपत रेलवे स्टेशन पर है, और रेलवे स्टेशन पर जैसे कि आप देख सकते हैं किसान जो बैठे हुए हैं और वो धरने पर बैठे हैं। 12 से 4 बजे का समय है। एक एक करके सभी किसानों से बातचीत करते हैं। कम समय में अपनी अपनी बात रखें जी, क्या कुछ रणनीति है? किसान संयुक्त मोर्चे का आह्वान था कि भाई 12 से 4 बजे तक 18 फरवरी को रेलवे ट्रैक रोकने हैं, और उसी के आह्वान को अमली जामा पहनाते हुए हमने सोनीपत का ट्रैक रोका है। 4 बजे तक हम यहाँ पे बैठेंगे और किसी भी ट्रेन को यहाँ से नहीं निकलने देंगे। क्या रणनीति है जी, क्या जो यात्री फंसे? नहीं, यात्री तो आज कोई फंसे नहीं है, और जो फंसे भी है कहीं ना कहीं उसकी सेवा करेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं, जलपान की व्यवस्था करेंगे। और रही बात 12 बजे से 4 बजे तक, हम देश और दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि किसानों की जो लड़ाई है बड़ी जायज है, और हम इस अपने संदेश को देश के प्रधानमंत्री तक और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि इतनी लंबी लड़ाई में हमारी बात को माना नहीं गया है, तो ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, और भी बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या रणनीति है जी अगली। अगुआ नेता हमारी जो कमेटी है ऑल इंडिया की, वो फैसला करेगी आगे की नीति की, उसका फैसला हम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, बुजुर्ग किसान है, उनसे भी जान लेते हैं क्या रणनीति है अगली। रणनीति तो जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो निर्धारित करेगी उसी के हिसाब से आंदोलन चलाया जाएगा। ये पक्का है कि जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक किसान को लाभकारी समर्थन मूल्य नहीं देती, किसानों पर बनाए गए मुकदमे वापस नहीं लेती, और बिजली बिल 2020 तब तक रद्द नहीं होता, तब तक ये कानून न, ये जो है आंदोलन जारी रहेगा। इसको और तेज कराया जाएगा, और हर तरह से इसको पूर्ण रूप से तेज करेंगे। लेकिन किसान का उद्देश्य है किसी को तकलीफ पहुंचाना, अव्यवस्था करना नहीं है। हम जो है शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे और कोई अव्यवस्था नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि जब तक आंदोलन रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देखिए बिल्कुल, किसानों ने सभी ने कहा है कि किसी को, यात्री को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, और इसी तरह शांतिप्रिय रेल रोको आंदोलन में शामिल होते रहेंगे और रेलवे ट्रैक पर बैठे रहेंगे। लाजपत हरियाणा न्यूज सोनीपत। वत्स साहब के पास लौट रहे हैं हम जरा पैनल के पास। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता से हम जवाब लेंगे। सर, सुना आपने, एक बार फिर किसानों ने वही बात दोहरा दिया, उसी वाक्य को यहाँ पर दो टूक कहा, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। आलोक वत्स। ठीक है, इतने दिन से ये बैठे हुए हैं और बैठे रहे, लेकिन जो जोशो खरोश शुरू में था और जो अब है उस तादाद में बहुत कमी आई है। अब इसमें नेता ज्यादा शामिल हो रहे हैं, किसान कम शामिल हो रहे हैं। सर, आपका ये कहने का मैं क्या मतलब समझूं आपके इस बात का कि बैठे हैं तो बैठे रहें?
मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये इनकी तादाद घट रही है। हाँ। अब ये लोग ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे कि लोगों के अंदर उद्वेलित करें। सर एक भी अन्नदाता अगर बैठा है तो क्यों बैठा रहेगा? आप देख रहे हैं कि 200 के पार मौत का आंकड़ा चला गया है, किसानों के मरने का सिलसिला जारी है। ये हम किसका नुकसान कर रहे हैं? हमारे यहाँ वार्ता के लिए इन 24 घंटे खुले हुए हैं दरवाजे। 12वीं वार्ता के लिए क्या डेट दी थी आपने? इसी 24 घंटे में से किसी 1 मिनट का जिक्र कर दीजिए। ये इनको तय करना था ये कब आएंगे। आपने दी थी कोई तारीख? नहीं, हमने कहा आप हमको सूचित कीजिए, हम तैयार हैं, जब आना चाहिए हम तैयार हैं। ये आपने कहा था पक्का? बिल्कुल। स्वामी इंद्र क्यों नहीं गए आप लोग? जब आपको तारीख खुद तय करनी थी तो आप क्यों नहीं गए वार्ता के लिए? स्वामी इंद्र, जब प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पे फोन नहीं आया ना सर। सर ये फोन कॉल वाला जिक्र मत कीजिए, आधे घंटे की डिबेट इसी पे हो जाती है। कोई फोन नहीं आया, यही नहीं पता कि कौन सी तारीख आलोक वत्स कोई मिस कॉल भी नहीं आया, फोन तो छोड़िए। बारी बारी से प्लीज आलोक वत्स रुक जाइए, मैं फोन कॉल पर बाद में आ जाऊंगी। स्वामी इंद्र सुनिए पहले आप। अभी जो कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता कि आप पे छोड़ा था कि आप कब आएंगे बात करने, क्यों नहीं गए आप लोग बात करने? कब हमने भगा दिया इनको कि हम बात सर मैंने स्वामी इंद्र से पूछा है, रुक जाइए जी। सरकार द्वारा हमें अब तक निमंत्रण नहीं दिया गया और हमने मंचों के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी हमने कहा कि सरकार सूचित करे कि किस जगह आलोक वत्स रुकिए, जवाब लेने दीजिए। आलोक वत्स मुझे जवाब लेने दीजिए प्लीज। डिबेट तो आ ही नहीं रही। गाजीपुर बॉर्डर आ जाए, सरकार चाहे तो सिम्बू बॉर्डर आ जाए, सरकार चाहे तो कहीं भी आ जाए, चारों तरफ किसान बैठा है, किसान से चर्चा हो जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा जो सिंधु बॉर्डर बैठा हुआ, जो हमारा मुख्य कार्यालय है, अगर सरकार के पास जगह नहीं तो हम सरकार को जगह देने के लिए तैयार है वार्ता के लिए। सरकार ने आपको बुलाया था वार्ता के लिए, कहा था कि आप लोग जब चाहें तब बात करने के लिए आइए, जैसा कि आलोक वत्स कह रहे हैं। सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री एक काल की दूरी पे है, उस काल का नंबर नहीं मालूम, सरकार का अता पता नहीं मालूम। ठीक है रुक जाइए, क्या हुआ सरकार कहाँ है? सरकार नाम की चीज तो भारत में नजर ही नहीं आती। आलोक वत्स क्या हुआ उस फोन कॉल का? किसान जो है वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। स्वामी इंद्र रुक जाइए सर, रुक जाइए। स्वामी रुकिए। कृषि मंत्री से हो रही है, क्या आपको कृषि मंत्री का नंबर नहीं मिल रहा है? हाँ कृषि मंत्री का नंबर आम आदमी नहीं सर, ये जवाब नहीं हुआ। कृषि मंत्री ने नहीं कहा था कि एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, उनसे तो 11 वार्ताएं हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। आपने कब प्रधानमंत्री के कार्यालय में फोन करके समय मांगा जो वहां से मना कर दिया गया है? स्वामी इंद्र जवाब। अरे भाई आलोक जी, आप नंबर तो बताइए, पहले चने खाने बंद कीजिए। लगता है आने वाले समय में आपको लोहे के चने में जमाने पड़ जाए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहा है। आप वार्ता कम और खाने में ज्यादा व्यस्त लग रहे हैं। ये जो आप चर्चा कर रहे हैं इसको आप गंभीरता से नहीं ले रहे। आपको पता होना चाहिए कि आज देश के अंदर मुद्दे सुलझ रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहे हैं और किसान अपनी मेहनत का अधिकार मांग रहा है। क्या एमएसपी का अधिकार भारतीय जनता का नहीं है? मात्र 6% भारत के अंदर जो है एमएसपी खरीद होती है, 96% किसान की फसल लूट ली जाती है। क्या उस लूट के साथ आप खड़े हैं? क्या आप मुझे बताइए। आप विषयांतर मत होइए। युवा रोजगार इस बातों का अभी कोई मतलब नहीं है डिस्कस करने का। अगर हम इतने ही बुरे थे तो लगातार हमारी पार्टी जहां नहीं मतलब बनता। क्या किसान का बेटा युवा नहीं है? क्या किसान का बेटा रोजगार नहीं है? क्या किसान के बेटे को रोजगार नहीं चाहिए? आप रोजगार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं या आप अपने किसान के मुद्दे पे लड़ रहे हैं? अभी हम डिस्कशन किस बात पर कर रहे हैं? क्या ये रोजगारी तो है किसान का कृषि, किसान का कृषि रोजगार नहीं तो क्या है? आप मुझे बताइए, किसान का जो कृषि है वो रोजगार नहीं तो क्या समझते हैं आप? किसको आप लूट का खैराक का माल समझा हुआ जो आप लूट लेंगे? नहीं, आराम से कोई इस तरीके का लूट बीजेपी में, ये सब कांग्रेस में घोटाले हुआ करते थे अभी तक। अरे भैया बताओ ना, देश को कितने प्रतिशत एमएसपी में खरीद कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए देश को। आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुकिए। संदीप भारद्वाज जी, आप नाहक गर्म हो रहे हैं। संदीप भारद्वाज बोलिए। आप आलोक वत्स आ रही हूँ मैं, रुक जाइए जरा। कांग्रेस को सुनिए। हाँ
अरे भैया ये घोटाले 96% रुक जाइए, आप ही की बात हो रही है, किसान की ही बात हो रही है। आपको पता नहीं क्या? स्वामी रुकिए, अनामिका सर जी ये 1 to 1 नहीं हो रहा है, आप दोनों को समझना होगा। पाएगी, एकदम बीच में शांत हो बोलेंगे जाइए, तो। बोलिए संजीव भारद्वाज। अनामिका जी, हाँ। मैं आपको बताऊं, ये बार बार घोटालों की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, धान घोटाला, धान खरीद घोटाला, चावल घोटाला, कितने घोटाले गिनती करना ही मुश्किल हो रहा है अब। सर ऐसे अगर हम जाने लगे ना घोटालों पे, सर नहीं रुकिए, अगर ऐसे घोटालों पे जाने लगे ना तो मुझे 24 घंटे के लिए पैनल बिठाना पड़ जाएगा यहाँ, वो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आज रेल रोको अभियान और किसान आंदोलन पर ही बोलिए, आप तीनों से यही मैं अनामिका जी, मैं घोटालों का जिक्र इसलिए किया है कि आलोक जी इस बात पे कह रहे थे कृषि के क्या घोटाले हैं। अब ये जो मैंने 6 घोटाले बताए हैं कि समर्थन मूल्य से पहले किसान सम्मान निधि का चौंका देने वाला सच, पीएम फसल बीमा योजना बनी पूंजीपतियों का, ये सारे घोटाले हैं जो किसानों के साथ हो रहे हैं। अब 3 पॉइंट आप माने 3.46% एक्साइज ड्यूटी थी जो कि 31.83% होगी डीजल पे। रुकिए, आ रही हूँ आप ही के पास। सिर्फ आलोक जी, हम आपके बीच में नहीं बोलते, प्लीज आप। चलिए मैं लौट रही हूँ आप लोग के पास। जरा सोनीपत से एक और हमारे पास रिपोर्ट आई है, हमारे संवाददाता ने महिला किसानों के साथ यहाँ पर बात की है, सुने। मौजूद हैं हम सोनीपत के रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं यहाँ पर, पटरियों पर बैठ गई हैं। उनसे महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। लगातार जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आई है माता जी से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि माता जी कहाँ से आए हो, क्या वजह है? तंग हो रहे, हमारा कोई कानून सुनाई नहीं, इसलिए आए हैं। रेल पर क्या अपने कानून लेने चाहिए। कितने घंटे तक बैठे हो? 12 घंटे चाहिए। 12 घंटे तक बैठे? हाँ, क्या चाहिए? हमारा कुछ ना रहा होगा, इतना हम ना उठे। महिलाओं से औरों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार महिलाओं ने रेल पर बैठ गई है। उनसे बातचीत कर लेते हैं। रेल पटड़ी पर सोनीपत में बैठे हैं। क्या वजह जी, क्यों बैठ गए? क्यों बैठ गए? तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे, इतना हम नहीं उठेंगे। जमींदारा की मांग पूरी नहीं होगी, इतना नहीं उठेंगे। क्या घंटे तक बैठ गए? बैठ गया कुछ कई घंटे बैठ जाओ, 4 घंटे 5 घंटे तक तो सहे बैठे हैं और फिर नहीं मांगे पूरी, हम बैठे रहेंगे। बिल्कुल, देखिए महिलाओं ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। महिला है, किस लिए बैठे हो जी यहाँ पर? काले कानून वापस करेंगे और किस लिए बैठे? रेल को रोकेंगे आज, मोदी मान ही नहीं रहे, क्या करें? कितने घंटे के लिए बैठ गए? 4 घंटे, 4 बजे खत्म होगा जी मेरा। छोटे बच्चों को भी लेके आए हो आप? हाँ जी, बच्चे भी आए हमारे घर, क्या करेंगे? माता पिता भाई बहन सब आगे, बच्चे कहाँ रुकेंगे? कितने घंटे के लिए रेल रोकोगे? 4 बजे तक जी। देखिए महिलाओं ने साफ कर दिया है। बच्चे से बात कर लेते हैं। छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है, उससे भी बातचीत कर लेते हैं। बिटिया किस लिए आए हो यहाँ पर? मोदी अपने सारे कानून वापस ले। हाँ, तो रेल रोको अच्छा समाधान है? नहीं। तो किस लिए आए हो यहाँ पर? मोदी अपने सारे कानून वापस ले, इसीलिए आए हो? हाँ। रेल कितने घंटे के लिए रोकोगे? 4 बजे तक। कौन सी क्लास के छात्र हो आप? 5th। स्कूल में क्यों नहीं गए? अभी स्कूल बंद कर रखे हैं, इसीलिए आए हो? हाँ। देखिए, जैसे महिलाओं ने और बच्चों ने साफ किया है कि 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन में शामिल हुए हैं और सोनीपत की रेलवे स्टेशन पर बैठ चुके हैं। ये 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन में शामिल होते हुए बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लाजपत हरियाणा न्यूज, सोनीपत। चलिए संजीव भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सुना होगा आपने भी, आलोक वत्स जी, छोटी बच्ची 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची भी कह रही है कि मोदी जी को अपने कानून वापस ले लेने चाहिए और इसलिए वो रेल की पटरी पर आके बैठे। इस पर मैं आपके पास आऊंगी। संजीव भारद्वाज बात पूरी करें। ठोकर इस तरीके की बातें कहलवाना, ये इनकी। अनामिका जी, मैं आपके माध्यम से आ जाऊंगी, उस थ्योरी पर मैं आ जाऊंगी। हाँ बोलिए आलोक जी। 2 मिनट मुझे समय दे, फिर आप बोल लें। मैं अनामिका जी आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं क्या बताऊं, पूरा देश ही आज, मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी के आलोक जी ने कहा कि देश का और राज्य के लोग किसान कहां बैठे हैं, की प्रतीक्षा करें आप देखें। हाँ। बोलिए जितनी बड़ी संख्या में आज देश की राजधानी के चारों तरफ
किसान बैठे हैं, तो क्या ये पूरे देश के किसान के समर्थन के बगैर बैठे हैं? ये इनको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि हम लोग जो चीजें थोप रहे हैं। अब आप देखें रोज ही दमनकारी नीतियां, क्या डीजल का हाल हो गया, क्या दालें सब्जी सब चीजों का हाल हो गया, क्या गैस का सिलेंडर है, रसोई सिलेंडर का हाल हो गया। ये किसी आदमी से फिर भी पेट्रोल डीजल पर भी आप ही के पाले में प्रधानमंत्री ने गेंद फेंक दिया है। कहा कि पूर्व की सरकारों ने अगर कोशिश किया होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं बनती। बहरहाल पेट्रोल डीजल पर अभी नहीं बात कर रहे, रेल रोको अभियान पर मैं वापस लौट कर आती हूँ। स्वामी इंद्र, आप पक्ष विपक्ष दोनों को देख रहे हैं, कहते हैं कि जब सत्तासीन लोग नहीं सुनते तो विपक्ष के सहयोग से आंदोलन को मजबूती मिलती है, लेकिन क्या अभी विपक्ष का सहयोग आपको महंगा पड़ रहा है स्वामी इंद्र? क्योंकि सरकार बार बार, अभी आपने सुना कि जो मरणासन लोग हैं, आप लगातार सुन रहे हैं, आंदोलन जीवी परजीवी, बार बार कही जा रही है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, षड्यंत्र का हिस्सा बन गए हैं किसान। ये क्यों कहा जा रहा है, इसे समझ रहे हैं क्या किसान? स्वामी इंद्र, किसी भी समर्थन नहीं, हमने इस आए और ना ही उन्हें हमने अपना मंच जो है साझा किया। ये जो है आंदोलन देश का आंदोलन है। भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा मिलकर इस आंदोलन को लड़ रहा है और देश का आम जन इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। आलोक वत्स कह रहे हैं, आलोक वत्स लगातार कह रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया उनको, कि पंजाब के किसान और यूपी के एक खास बेल्ट के कुछ पॉकेट के लोग हैं जो ये आंदोलन कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं उसे वो राजनीतिक षड्यंत्र का नाम देते हैं। अनामिका जी, मैं बता देना चाहता हूँ, शिव कुमार कक्का जी इस आंदोलन में लंबे समय चल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश से आते हैं और वो पूर्व में खुद बीजेपी के अंदर काम करते थे और आज वो इस आंदोलन में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि आज बीजेपी को छोड़कर भी लोग इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। देश का आम जन आंदोलन में शामिल हो चुका है। बिहार के अंदर आज बंद है, आज उड़ीसा में बंद है, आज आंध्रा में बंद है, आज तेलंगाना में बंद है, आज महाराष्ट्र में बंद है। और अभी आलोकनाथ जी बता रहे थे कि जो है महाराष्ट्र के किसान को बड़ा लाभ हुआ। मुझे बताइए वो गाड़ी कहाँ गई? वो 100 गाड़ियां जो प्रधानमंत्री ने चलाई थी रेल है, वो आज एक भी हमें ट्रैक पे नजर नहीं आ रही। क्या लोग जी बता सकते हैं कि जो किसानों को महाराष्ट्र को जो फायदा बता रहे थे, वो कौन सी फसल का फायदा हुआ किसान को? महाराष्ट्र में न तो प्याज की फसल है, ना गन्ने की फसल है, ना दूसरी आलू की फसल है। तो ऐसी कौन सी फसल महाराष्ट्र जो दिल्ली आई, वो बताएं जरा। बोलिए आलोक जी। ये जो कह रहे हैं कि पूरे देश में इस बात की आग लगी हुई है, ये सरासर गलत बयानी है। बिहार में कोई आंदोलन नहीं है, आंध्रा में कोई आंदोलन नहीं है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कोई आंदोलन नहीं है, असम में कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन इनके हिसाब से तो पूरे देश में आग लग गई है। अरे भाई साहब, अगर पूरे देश का किसान खड़ा हो जाए तो किसी भी सरकार की ताकत नहीं है जो उसको दबा सके। मुट्ठी भर लोग, पता नहीं 75वां या 80वां दिन है, ये बाहर के 85वां दिन है सर। हाँ, मुझे पता है सर, आपको नहीं पता, 85वां दिन है। हाँ, 85वां दिन है, वही मैं कह रहा, 1-2 दिन आगे पीछे का ये है। हाँ। ये लोग बाहर के पैसों से और पॉलिटिकल फंड विपक्षी दलों द्वारा फाइनेंस करके आगे चलाए जा रहे हैं। ये लास्ट एक सेकेंड सर, मैं बार बार सुन रही हूँ आपके मुखारबिंद से मुट्ठी भर लोग। क्या इन मुट्ठी भर लोगों को जो हजारों की तादाद में है, 85 दिन से वो कड़कड़ाती ठंड झेल रहे हैं, बारिश झेल रहे हैं, हर तरीके की मुसीबतें झेल रहे हैं, उसमें 200 से ज्यादा लोग मर गए, उनमें एक भी चेहरा आपको अन्नदाता का नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है, लेकिन अगर इस तरीके से लोग अपनी बातें मनवाने लगे तो क्या लोकतंत्र हिंदुस्तान में कायम रहेगा? अभी कितने लोग अलग पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। अगर वो 5000 10,000 की क्वांटिटी में आके खड़े हो जाएं, पृथक राज्य की मांग सर, पृथक राज्य की मांग और अन्नदाता जो मांग कर रहे हैं, क्या इसे तुलना किया जा सकता है? हिंदुस्तान का अन्नदाता नहीं मांग रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक मुट्ठी भर लोग हैं। ये हिंदुस्तान के अन्नदाता नहीं है, क्या बयानी कर रहे हैं सर आप? ये हिंदुस्तान के अन्नदाता नहीं है। अन्नदाता हैं, बिल्कुल अन्नदाता हैं, फिर लेकिन इनको गुमराह किया गया है, इनको गलत रास्ते। तो आप ले आइए ना सही राह पर, कहाँ हैं आप लोग? आप ले आइए सही राह पर।
हम तो क्यों मरने दे रहे हैं अन्नदाताओं को? वार्ता कीजिए, ये वार्ता में आके करते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही मानोगे तो वार्ता होगी। सर ये क्या बात हुई? ये तो डिक्टेटर सर ये तो फिर वो भी अगर आप ऐसे बात करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही मानोगे तो वार्ता होगी, तो फिर तो हठ धर्मिता दोनों तरफ से है, फिर तो हठ धर्मी आप भी हुए। जो हमने कह दिया वो अगर आप मानते हैं तो वार्ता होगी, नहीं तो वार्ता नहीं होगी। तो इस आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकलेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी तक तो कोई अभी तक तो नहीं निकला, ये सबको मालूम है, पूरे विश्व को मालूम चल गया सर। अभी तक ने कहा कि हम समाधान करने के लिए तैयार हैं। सर इस आंदोलन का समाधान क्या, और कितने किसान मरेंगे, और कितने किसानों की आहुति देनी होगी इस आंदोलन को? ये आहुति नहीं पड़ रही है। क्या है ये? कोई बीमारी से नहीं मर रहा है। अच्छा, आयु के हिसाब से लोग मर रहे हैं, वहाँ पर कोई इस तरीके से दमनकारी नहीं है, कोई गोलियां नहीं चल रही है जिससे कोई मर रहा है। हाँ, ये स्वाभाविक रूप से लोग मर रहे हैं, उसका हमें भी बहुत खेद है। लेकिन ये जिन तत्वों द्वारा प्रेरित है, अब बताइए इंटरनेशनली इसको प्रचारित किया जा रहा है, वहां के लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या मतलब है भाई? हमारे देश के किसी मुद्दे पर दुनिया के लोगों को उंगली उठाने का क्या अधिकार है? किसका मुंह बंद करेंगे सर? किस का मुंह बंद करेंगे? हम समाधान की बात क्यों नहीं कर रहे? ये सब खालिस्तानी आंदोलन से समर्थन वाले जो बाहर के मुल्कों में खालिस्तानी वाली बात आ गई सर, फिर खालिस्तानी वाली बात आ गई। ऐसे तो इस आंदोलन का हल निकलने से रहा। अगर आपको किसान हठ धर्मी लग रहे हैं तो क्या हठ धर्मिता आपकी तरफ से नहीं है? 26 जनवरी के दिन तिरंगा को उतार कर और उसकी जगह दूसरा कर रही है, उस पर दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस उस पर अपना काम। और अगर आपको लगता है कि इस तमाम आंदोलनकारी किसान उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपको इन किसानों में उपद्रव का चेहरा दिखता है, तो आपने क्यों छोड़ रखा है? फिर दिल्ली पुलिस अगर गोली चलाती तो आप लोग कहते कि देखिए निहत्थों को। सर अगर ये होता, अगर वो होता पे बात ही नहीं हो रही ना। मैंने तो सीधा सवाल पूछा, आंदोलन का समाधान क्या है? वार्ता 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 वार्ता। तो बुलाए ना आप वार्ता के लिए। हम तो कहने हैं, खुले हाथ से हम बोल रहे हैं, आइए, स्वागत है, आइए वार्ता करने। कब बुला रहे हैं आप? इसी मंच पर बोलिए ना, कब बुला रहे हैं? देखिए, आप कभी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फोन नहीं किया, कभी आप कह रहे हैं कि तोमर साहब को फोन नहीं किया। ऐसे थोड़ी वार्ता होती है। और कैसे वार्ता होती है? 11 दौर की जैसे वार्ताएं हुई हैं, जैसे आपने वार्ताएं की है, ठीक वैसे वार्ता होती है। ये लोग शीर्ष पद पर कायम लोग हैं, आप जब तक इनके ऑफिस से टाइम नहीं लेंगे ऐसे थोड़ी घुस जाएंगे जब मर्जी। हाँ, जब मर्जी कौन घुसा सर? इंतजार ही कर रहे हैं किसान, और किसानों के आंदोलन के इस इंतजार में आम आदमी पिस रहा है कि कभी चक्का जाम हो रहा है, कभी मशाल जुलूस निकल रहे हैं। आज सर 4 घंटे के लिए रेलें रोक दी गई, कौन जिम्मेदार है? ये जो इस तरीके का जो दमनकारी नीति वाले लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। कौन है वो लोग? यही लोग जो। तो आप क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र में दमनकारी नीति वाले वो लोग कैसे खुले में घूम रहे हैं? उनकी ये बिसात कैसे हो गई कि आपके होते हुए, आपके तमाम प्रशासनिक अमले के होते हुए, जिसका तंत्र आपके हाथों में है, उन्होंने 4 घंटे के लिए ट्रेनें रोक दी। मैं अभी की बात को मान लेती हूँ कि वो दमनकारी नीति वाले लोग हैं, तो आपने क्या किया? देखते जाइए। अब जब सर देखते देखते 3 घंटे 45 मिनट हो गए और रेलें रुकी हुई हैं। सबका बांध टूटेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, आप देखते रहिए। सर क्या कहना चाहते हैं? सब्र का बांध टूटेगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर जो किसके सब्र की बात कर रहे हैं आप? आलोक बस थोड़ा और विस्तार में बताएं, मैं समझ नहीं पा रही। किसके सब्र की बात कर रहे हैं? और ये बांध टूटेगा तो क्या हो जाएगा? खुलकर बोलिए ना सर। जो लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी कारगर होगा वो किया जाएगा। किसके सब्र का बांध टूटेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा? सरकार के सब्र का बांध टूटेगा। अच्छा, ये सब्र का बांध कैसे टूटेगा सर? अब कितने दिन तक इस तरीके का बर्दाश्त करेंगे कि ये रेल रोक दें, ये कभी। तो क्या एक्शन लेंगे? कब एक्शन लेंगे? अब समय आ गया है जब इलेक्शन। क्या एक्शन लेंगे आप? क्या एक्शन लेंगे? वो तो सरकार तय करेगी, मैं कौन होता हूं तय करने वाला। नहीं, आपने एक इशारा दिया है ना सर, एक इशारा दिया है तो कुछ तो निर्देश होंगे ना। हमारी जानकारी में तो यही निर्देश है कि अमित शाह ने यह कहा है कि आप किसानों के बीच में जाइए और समझाइए कि अच्छाइयां क्या है कानून की। आप कह रहे हैं कि सब्र का बांध टूटेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। आपको पता है कि ये पंक्ति क्या संदेश दे रही है? देखिए, सबका बांध टूटेगा का मतलब आप अनसा मत ले। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मैं ले ही नहीं रही कुछ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या मतलब है। अगर आप सरकारी चीजों को क्षति पहुंचाएंगे तो उसको तो रोकना पड़ेगा ही। हाँ, कैसे?
पुलिस बल से और कौन सा बल तो होता है आज तो यही हो रहा है ना सर। आप मुझे सुन लीजिए जरा, एक सेकंड सुनिए। हो क्या रहा है कि रेल रोको अभियान चला दिया किसानों ने, ठीक। उन्होंने यात्रियों को पूरी सब्जी खिलाई, चाय पिलाया, और वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही जी, देखो हम इतने से इतने हो गए, इतने मर गए, हम इतने परेशान हैं। हो ये रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों का 4 घंटे का समय बर्बाद हुआ। मैं इस बर्बादी पर आपसे बात कर रही हूं। मैडम, आप इस बर्बादी की बात कर रही हैं तो ये भी जान लीजिए कि रोज 3500 करोड़ की क्षति हो रही है इस आंदोलन के कारण। हाँ। और लाखों लोगों का रोजगार चला गया है जो उस इलाके में रोजगार करते हैं। मुझे है जानकारी सर। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है, यही तो मेरा सवाल है। आप मुझसे पूछ रहे हैं सर, सत्ता में कौन है? सवाल पूछना मेरा काम है सर, सवाल पूछना मेरा काम है। कौन जिम्मेदार है? और जो आप अगर जिम्मेदार नहीं है तो जो जिम्मेदार है उन्हें क्यों खुले में छोड़ा है आपने? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अभी सब्र से काम लेना पड़ता है। जब अभी हम इन लोगों को समझा बुझा रहे हैं, भैया प्लीज समझ के रास्ते पे आ जाइए। चलिए ठीक है संजीव भारद्वाज, अभी हम सब्र से काम ले रहे हैं, अभी हम समझा बुझा रहे हैं कि भैया प्लीज समझ के रास्ते पे आ जाइए। इससे पहले कहा इन्होंने कि सब्र का बांध टूटेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अनामिका जी, सीधे सीधे तौर पे आपने देखा मेरे साथी प्रवक्ता सरकार की तरफ से किसानों को और जो आंदोलन में किसानों की सहायता के लिए खड़े हैं उनको धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे तौर पे। अगर जिन लोगों की वजह से ये सरकार में आए हैं उन लोगों के प्रति इनका ये रुख है कि बजाय उनकी कोई बात धैर्यपूर्वक सुन के हल करने के, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे है सरकार। ये सरकार उनको डराने की पॉलिसी पे है। ये सरकार समय पूरा बीतता जाए और ये टूट के अपने घर चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। अन्नदाता सड़कों पर अपनी आहुति दे रहा है, अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। तो ये आप देखें, देश नहीं, इन्होंने मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा कि दूसरे देशों का क्या मतलब है। पूरे संसार का ये इतना संगठित और इतना साफ सुथरा शांतिपूर्वक अन्नदाता का आंदोलन है, शायद ही संसार में कोई इससे शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ हो और देखा हो। लेकिन जहां तक कोई रेल रोकने का, कोई सड़क पर बैठने का, आपने खुद स्वयं बोला है, मेरी जरूरत ही नहीं है। क्या इनका जो सत्ता में है सरकार, उनका दायित्व नहीं बनता कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, कोई शहीद हो रहे हैं उनको रोका जाए? अब बार बार इनको हर मंच पे पिछले 85 दिन से गिनवाया जा रहा है कि ये काले कानून इसलिए हैं। किसानों की 200 से ज्यादा मौतों को स्वाभाविक मौत बता रहे हैं। आप एक बात बताएं, ठंड की वजह से जो सड़कों पे किसान है, ठंड, इतनी ठंड उन्होंने झेली, बहुत से किसान अपने उस आंदोलन में सड़कों पे बैठे थे तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी और उसको ठंड बता रहे हैं। लेकिन प्राणों की आहुति को आहुति नहीं मान रहे हैं ना वो। स्वामी इंद्र, आप क्या कहेंगे? क्या बोलूं? ठीक है, आ जाऊंगे भारद्वाज जी। स्वामी इंद्र, ये लोग बस जी जो बातें कह रहे हैं और बयान दे रहे हैं, वो अकेले ही नहीं। इस कड़ी के अंदर रतनलाल कटारिया जी भी थे जिन्होंने किसानों के बारे में गलत बोला। इस कड़ी के अंदर हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री भी थे। और इस कड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बिहार के एक मंत्री भीम सिंह जी, उन्होंने जवान के बारे में कहा था कि जवान को तनख्वाह दे दी जाती कि वो मरने के लिए फौज में भर्ती होते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान ये लोग जो देते हैं, देश के आम जन के खिलाफ भी है और देश के उस सैनिक के खिलाफ भी, और देश की सीमाओं की रक्षा करता है। वास्तव में ये कॉर्पोरेट घराने की सरकार है, देश की जनता की सरकार। हाँ, इन्होंने किसानों के और देश के लोगों के मुद्दों को उठाया था सिर्फ अपने सत्ता लेने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए। जब इनका जवाबदेही तय हुई, आज ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी कीमत पे ये कहने को राजी नहीं, ये बात मानने को राजी नहीं कि ये जो किसान जो खड़े हैं, जो किसान आंदोलन कर रहा है, हम इनसे सार्थक चर्चा करेंगे। कहेंगे इसकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो आप ही तो करेंगे, चर्चा क्या विपक्ष करेगा? चर्चा तो सरकार का दायित्व बनता है। एक भी व्यक्ति अगर देश के अंदर असंतुष्ट है, दुखी है, बेरोजगार है, किसी प्रकार से दुखी है, संतापित है, सरकार का
फर्ज बनता से चर्चा करना, ना कि आप उन लोगों को उठाए, जेल में भरे, उन लोगों को प्रताड़ित करें, वाटर कैनन की बौछार करें, उन पे आप आंसू गैस के गोले छोड़े। भैया क्यों? ये कोई दूसरे मुल्क के लोग हैं, आप ही के देश के लोग हैं, और क्या मांग रहे हैं आपसे? अपने कार्य के आधार पर अपना वेजेस मांग रहे हैं। हमारी मेहनताना हमें दे दीजिए। सरकार ने हमसे कहा था हरी क्रांति लाओ, किसान हरी क्रांति ले आया। जब हरी क्रांति देश में आ गई, देश के खाद्य संसाधन बढ़ रहे हैं और भरपूर हो रहे हैं, तो सरकार का फर्ज नहीं बनता कि किसानों को एमएसपी खरीद गारंटी दी जाए। स्वामी रुकिए, आपने उनकी बात का जवाब दे दिया। रुकिए रुकिए, दोनों पक्षों को, स्वामी सुने मुझे सुने, दोनों पक्षों को बहुत ही सॉफ्ट रुख रखना होगा, एक एक कदम पीछे हटना ही होगा, तभी जाके इस आंदोलन का कोई समाधान होगा। सर, हम भी नहीं चाहते कि हमारे अन्नदाता इसी तरह से सड़क पर बैठे रहे, परेशान होते रहे, मरते रहे। सरकार भी नहीं चाहेगी, ना ही विपक्ष में बैठे संजीव भारद्वाज जी भी ये चाहेंगे। किसी की ये चाहत नहीं है कि मौतें हो और किसान परेशान रहे, लेकिन जब तक गतिरोध बरकरार रहेगा, टकराव की ऐसी स्थिति रहेगी। अभी आप बहुत सारे विषयों को एक साथ समेट रहे हैं, अगर संकलन लेकर साथ चलेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? अभी तो 3 कृषि कानून पर ही आपकी बात नहीं बनी है, तो कृषि कानून पर ही आप रहिए, कृषि कानून पर ही आप बात कीजिए। ये क्या ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है? क्या जो नाराजगी है वो तीनों कृषि कानून से ही उभरी और इसीलिए आप बैठे? मैं गलत हूं तो बताइएगा। इससे ठीक पहले कि तमाम सरकार के कामों को भी नजरअंदाज कर देना और ये कहना कि आपने वोट ही हमें ठग कर लिया है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति नहीं है क्या सर? अनामिका जी, बिल्कुल कम से कम जिन नियमों से आप खुश थे उनका भी जिक्र रखें ना। अंदर सरकार ने ये जो अध्यादेश लाकर ये कृषि कानून जो लागू किए हैं, क्या सरकार इस बात में समझाने में देश को सक्षम हो पाई? क्या इसके लिए कोई कमेटी का गठन किया था या किसी कमेटी की सिफारिश थी? मात्र कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा प्रायोजित ये मामला है और हम इस बात की आप समझाना चाहती है सरकार, आप समझाना चाहती है। स्वामी इंद्र वो कह रही है कि छोटे टेबल के साथ बैठिए हमारे साथ। सर सुनिए ना, स्वामी इंद्र सुनिए ना, सर सुनिए ना, सुनिए ना सर, किसान को कर्जा मुक्त करेंगे। स्वामी इंद्र सुनिए ना, प्लीज सुनिए। चाहती है सरकार की छोटे टेबल के साथ आप बैठे, बड़े टेबल पर बात नहीं हो रही है तो कर लीजिए छोटा टेबल। जब यहाँ से मंच के जरिए बार बार कहा जा रहा है कि आप कर लीजिए फोन, तो आप कीजिए फोन, आप खुद फोन कीजिए। अनामिका जी, वही फोन नंबर तो हम ढूंढ रहे हैं, पूरे देश के अंदर हम वो 100 ट्रेनें ढूंढ रहे हैं। वो कहाँ चलेगी 100 ट्रेनें जिसका प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में फिर ये विषयांतर हो रहा है सर, फिर ये विषयांतर हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का। 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान पर हम बात कर रहे थे। 6 मिनट का वक्त बचा है इस अभियान को लेकर और अभी तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई, लेकिन यात्रियों का 4 घंटे का समय जरूर बर्बाद हुआ है। अपडेट्स के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।